सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने शहरियों के मसाइल तो बढ़ा दिए, पूरा शहर पानी पानी हुआ और कई इलाकों में बिजली भी नहीं रही। जैसे जैसे वक्त गुजरा कुछ इलाकों से तो पानी ड्रेन हो गया, लेकिन कई इलाकों में रात गए तक भी पानी का निकास नहीं हो पाया था। नाज़रीन, मॉनसून बारिशों का ये मौजूदा स्पेल अभी मजीद बारिशें भी बरसाने वाला है और मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से इस गरजते चमकते बरसते स्पेल को मॉनसून सीजन का आखिरी स्पेल भी करार दिया जा रहा है, जिसने इदारों की कारकर्दगी और मॉनसून से कबल इंतजामात मुकम्मल होने के दावों के पोल खोल कर रख दिए हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे, जबकि आज के प्रोग्राम की एक बहुत ही खास बात यह है कि आज हमने खास तौर पर यौम दिफा पाकिस्तान यानी 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू करनी है। स्पेशल सेगमेंट्स डिजाइन किए गए हैं। हमने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार भी करेंगे और पाकिस्तान के बहादुर फौजी जवानों को सलाम भी पेश करेंगे और अपने शोहदा की कुर्बानियों को भी हम नहीं भूलेंगे। कल चूंकि 6 सितंबर को इतवार है, इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन ही हम 6 सितंबर के दिन को याद करते हैं और दोबारा से तलखुशीरी यादों को दोहराते हैं। इस हवाले से डिटेल सेगमेंट होंगे प्रोग्राम। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी 6 सितंबर के हवाले से 1965 की जंग के हवाले से। आज आपको 1965 की जंग दिखाएंगे तस्वीरों की शक्ल में, तस्वीरों की ज़बानी कहानी सुनेंगे 1965 की जंग के हवाले से। ये कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये नायाब तस्वीर हैं। ये वो जगह है जी जहां मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जामे शहादत नोश किया था। तस्वीर में राइफल पर अजीज भट्टी का हेलमेट भी देखा जा सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए जी, ये मेजर जनरल आका मोहम्मद याहिया खान फील्ड मार्शल अयूब खान को अगले मोर्चों पर जंग की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे हैं। तस्वीर में इस वक्त आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा बाएं जानिब आप देख सकते हैं और कमांडर इन चीफ एयरफोर्स नूर खान दाएं से तीसरे नंबर पर उनको देखा जा सकता है। ये देखिए जी, ये बहुत ही एक और नायाब तस्वीर हमने आपको दिखाई है। पाकिस्तानी फौजी 1965 की जंग के दौरान कब्जे में लिए गए भारतीय फौज के टैंकों पर बैठकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये देखिए जी, ये खेम खरान का बाजार है जहां से भारतीय फौजी कसूर पर हमला किया करते थे। पाक फौज के जवानों ने यहां भी अपना कब्जा किया और भारत के फौजियों को यहां से भी मार भगाया। ये तस्वीर गैर मुल्की अखबारात के नुमाइंदे खेम खरान में पाक फौज के जेरे कब्जा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जंगे सितंबर के बाद के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जी चनाब के मार्के की है, जहां पाक फौज की जानिब से कब्जे में लिए गए भारतीय टैंक देखे जा सकते हैं। ये भारत की जानिब से टैंक है जी, जो कि लाए गए थे कि लाहौर पर कब्जा किया जाएगा और यहाँ पर अपनी कोई दाग बिठाई जाएगी, लेकिन हमारे फौजियों ने बेहतरीन अंदाज में जवाब भी दिया और उनको मार भगाया। पाक फौज के टैंक भारतीय फौज से मार्के में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से धुआं और गर्द का गुबार भी देखा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं कि क्या हालात थे, क्या मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उनके हौसले आसमान को छू रहे थे। ये अगली तस्वीर देखिए जी, ये भारतीय रियासत राजस्थान का अहम तरीन रेलवे स्टेशन मोनाबाव है, जो कि पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था 1965 की जंग के दौरान। ये अगली तस्वीर देखिए, फील्ड मार्शल अयूब खान जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद की बेवा को पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर नवाज रहे हैं। इस तस्वीर में बाएं जानिब हिलाले जुर्रत हासिल करने वाले ए.आर. शम्सी की अहलिया को भी देखा जा सकता है। ये तस्वीर देखिए जी, ये तस्वीर राजस्थान के किशनगढ़ किले की है, जिसके बाहर एक पाकिस्तानी फौजी खड़ा है। ये अगली तस्वीर देखिए, भारतीय इलाके झिंगर में भारत को झंडा उतारने पर पाकिस्तानी झंडा सरबुलंद किया जा रहा है। ये राजस्थान में किशनगढ़ के राजपूत किले पर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद किया गया है, पाकिस्तानी परचम लहराया गया है। अपनी निशान, अपनी पहचान वहां तक पहुंचाई गई है। यहां पाकिस्तानी फौज ने भारत का 1200 मुरब्बा मील इलाका कब्जे में ले लिया था।
आगे बढ़ते हैं जी, कुछ शहर की सूरत हाल की बात करें और बात करेंगे जी पोलियो के हवाले से। पोलियो टीमों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां भी किसी काम नहीं आ सकी क्योंकि पोलियो मुहिम में 100% टारगेट पूरा नहीं किया जा सका। रवा साल पोलियो वायरस से लाहौर में 2 और पंजाब में 4 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक पोलियो मुहिम चलाने का फैसला सामने आया है। डिटेल सज्जाद काज़मी रिपोर्ट में बताएंगे। पोलियो वायरस का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया इंसदादे पोलियो मुहिम में 100% टारगेट पूरा करने में नाकाम हो गई। रवा साल पंजाब भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो चुकी। अब तक लाहौर में 2 और पंजाब में 4 बच्चे पोलियो के बायस जान बहक हुए। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से सजाओं का भी असर न हुआ। लाहौर समेत 4 अजला को पोलियो टारगेट में नाकामी पर वार्निंग सवालिया निशान बन गई। जराये के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में पोलियो वायल्स के गायब होने पर नोटिस लिया गया। पोलियो टीम की कोताही से स्टोरेज में कमी के बायस कतरे पीने वाले बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में अहम अफसरान की निगरानी के बावजूद पोलियो मुहिम का 86% टारगेट मुकम्मल हो सका। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की इंचार्ज सुंदस इरशाद के मुताबिक रवा साल पोलियो मुहिम में तात्तुल की वजह से वायरस सर्कुलेशन जारी है। रवा माह कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम से वायरस की अफजाइश को रोकने में मदद मिलेगी। सुंदस इरशाद का मजीद कहना था कि सितंबर से दिसंबर तक हर माह इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा और लापरवाही दिखाने वाले अफसरान और वर्कर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज होगा। आपने भी कोशिश करनी है कि आपके बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं वो कहीं पोलियो के कतरे पीने से रह ना जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पोलियो के कतरे बच्चे नहीं पिएंगे तो फिर उनको उम्र भर की माजूरी का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे बारिश के हवाले से। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश, मूसलाधार बारिश ने बादामी बाग सब्जी मंडी को जौहड़ में तब्दील करके रख दिया। हर तरफ पानी और कीचड़, गंदगी और ताफुन फैलने से खरीदारों, आड़तियों को परेशानी का सामना रहा। दुकानदार सब्जियां और फल महफूज बनाने में मसरूफ रहे। शब्बीर हैदर रिपोर्ट में बता रहे हैं। बारिश के बाद बादामी बाग सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। सब्जी मंडी में हर तरफ पानी ही पानी। मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले मुश्किल में फंसे रहे, जबकि दुकानदार सब्जियां और फल बचाने में लगे रहे। वासा इंतजामिया सब्जी मंडी से बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात न कर सकी। खरीदार बारिश के पानी और कीचड़ से गुजर कर सब्जी मंडी आते रहे। बारिश के बाद गंदगी से उठने वाले ताफुन ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। सब्जी मंडी में वाक़े मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी पानी जमा हो गया। दुकानदार और खरीदार इंतजामिया से सख्त नाला दिखाई दिए। कहते हैं एक तरफ बारिश का पानी है तो दूसरी तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। इंतजामिया निकासी आब और सफाई के लिए फौरी इक़दाम करे। अगर ये डिफेंस या गुलबर्ग का इलाका होता तो उसके पीछे पड़ जाते कि भाई डिफेंस सफाई कर देते। इधर क्या होता है, इंसान बचते, इधर इंसान नहीं बचते। सौदे ਜਿਹੜੇ अंदर लगे ने सारे बेकार हो गए ने, सब ਦਾ नुकसान हो रहा है। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ बैठी हुई अपने घरों च, ना कोई काम करती है ना गल ना बात। बारिश की सूरत में सब्जी मंडी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हो जाती है। जरूरत इस अमर की है कि निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी तौर पर इकदामात उठाए जाएं। कैमरामैन राना उमैर के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल आपने देखी, आड़तियों, खरीदारों और दुकानदारों की परेशानी भी आपने देखी। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से स्पेशल सेगमेंट्स पर बात होगी। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम 6 सितंबर पाक फौज की बहादुरी और शुजात का। वो मंजर देखा जो अपनी मिसाल आप बन गया, जो तारीख के रोशन पहलुओं में शामिल होकर एक सुनहरा बाब बन गया, जिसे हम पाकिस्तानी ताहयात फख्र से बयान करते रहेंगे। दुश्मन के नापाक इरादों का जवाब देने के लिए पूरा वतन जाग उठा था। अपना तन मन धन प्यारे वतन पर कुर्बान करने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ा था। और हमारे पाक फौज के जवानों के दिल में बस यही आज़म था। जब धरती माँ ने याद किया, लब्बैक दीवाने चल निकले। उस पाक वतन की मिट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले।
खाई है तेरी इज्जत की कसम, ये अहद निभाने चल निकले, ए पाक वतन तो शान अपनी हम शान बढ़ाने चल निकले। नाज़रीन, ना सिर्फ 6 सितंबर बल्कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हत्ता के हर लम्हे हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे सिविलियंस जवान जान तो हथेली पर लिए फिरते हैं कि धरती माँ की खातिर किसी भी वक्त पर कुर्बान कर देंगे। हमने खराज तहसीन पेश करना है अपने शोहदा को, गाजियों को, आम शहरियों को, जिन्होंने हमारे कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर दिया था। आज के दिन हम अपने तमाम फौजी जवानों, पुलिस के जवानों को सलाम पेश करते हैं, जो आज भी मुल्क में अमन की खातिर, हमारे सुकून के लिए सरहदों पर दुश्मन के आगे डट कर खड़े हैं। और इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हुए मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास, हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम की यकीनी तौर पर शान मान बढ़ाने के लिए हमारे वतन की वो माँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने 2 बेटों को इस धरती माँ पर कुर्बान कर दिया। एक इनके बेटे और एक इनके दामाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम समीना साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी, आप सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसी माओं को यकीनी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं जी नासिर शिराजी साहब। इनकी बहुत ज़्यादा शक्ल मिलती है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद साहब के साथ, जो कि 1965 की जंग में अगले मोर्चों पर लड़ते दौरान उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। और फिर उनकी ज़िंदगी पर जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, उस पर एक सीरियल बना था। नासिर शिराजी साहब जो कि अजीज़ भट्टी के हूबहू मिलते जुलते हैं, तो ये उस ड्रामा के हीरो थे। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतना अच्छा आपने ड्रामा में प्ले किया। और बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि वो सच में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद साहब जो हैं वो दोबारा से जिंदा होकर सामने आ गए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी वतन अजीज़ की बात हो रही है, 1965 की बात हो रही है, तरानों की बात ना हो, मिली नगमों की बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। वहादत रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तराने पढ़ते हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम वहादत, कैसे हैं आप? आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे समीना साहिबा आगाज़ करना चाहूँगी कि यकीनी तौर पर एक बहुत मुश्किल मरहला जी, लेकिन उसके बावजूद ये माँ का दिल इतना बड़ा कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। 6 बच्चे मेरे, 4 बेटियां 2 बेटे। और मैं इस चीज़ के अपने लिए फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे की जान इस मुल्क के काम आई, मेरे दामाद की जान इस मुल्क के काम आई। ठीक है, दुख अपनी जगह पे, ज़ाहिर एक चीज़ है, एक चीज़ हमें चलती फिरती नज़र नहीं आती, औलाद ख़ास तौर पे जब आंखों के सामने ना हो तो उस माँ बाप की क्या कैफियत होती है। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि अल्लाह की राह में गया मेरा बच्चा, इस मुल्क की खातिर गया, तो आप यकीन करें कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब मुझे लोग ये कहते हैं कि 2 शहीद बेटों की माँ है, एक तो आपके बेटे और एक आपके एक मेरे दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद मुश्ताक जी, अभी 7 साल हुए उनको वजीरिस्तान में उनकी शहादत हुई। तो मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है, क्योंकि मेरे अंदर का एक जो शौक़ था, मुझे आर्मी शुरू दिन से बहुत पसंद थी, इतनी पसंद थी कि मैं चाहती थी कि मेरे बस में होता तो मैं अपने सारे बच्चे भेज देती। लेकिन बस वो अल्लाह ताला का, जैसे अल्लाह को मंजूर होता है, उस बेटे को गया। वो FSC गवर्नमेंट कॉलेज से स्कॉलरशिप होल्डर था माशाल्लाह, जीनियस बच्चा है। डिवीजन पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन से सारे बच्चे मेरे पढ़े हुए, सारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है मेरे माशाल्लाह जीनियस बच्चे। तो जब वो PMA में गया, एक तरह से एक लिहाज से दिल मेरा था कि बच्चा इतनी दूर गया, इतना लाडों में पाला हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी कि शुक्र है आर्मी में चला गया। सही। नासिर शिराजी साहब, क्या वो लम्हा था कि जब आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको पता चला कि आप इतना अजीम किरदार निभाने वाले हैं? देखिए जी, क़याम पाकिस्तान से लेके आज सुबह तक पाकिस्तान हर रोज़ एक नए इम्तहान से 2-4 होता है। ये इम्तहान कभी रन ऑफ कच्छ के हिसाब से आया, कभी जंग सितंबर थी, कभी 71 का मैदान था, कभी कारगिल था, कभी सियाचिन, और इसके अलावा फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। ये तमाम इम्तहानात जो हैं ये अल्लाह ताला के फजल करम से और अफवाज पाकिस्तान की काविशों से, सिविल सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, इन सब का जो जॉइंट एफर्ट है उसकी बिना पे पाकिस्तान इन तमाम इम्तहानात में कामयाब हुआ। इसमें मैं ख़ास तौर पे सलाम पेश करना चाहता हूँ शहदा की ख़ानदानों को और जो गाजी हैं उनको, और उसमें ऐसी ऐसी दास्तानें हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद
निशान हैदर का कारनामा आप सबके सामने है, तमाम निशान हैदर। और इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई दास्तानें हैं ऐसी जो भी मंजर आम पर नहीं आ सकी, तो ये दास्तानें जब सामने आती हैं तो खून एक मरतबा फिर जोश मारता है। तो मेरी सिलेक्शन जब इस ड्रामे के हवाले से हुई तो वो जो लम्हात थे वो नाकाबिले फरामोश थे, और मैं महसूस करता था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को उस अंदाज में ओहदा बरा होने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत थी, जितना पढ़ने की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका भी मिला, और मुझे दोस्त अहबाब जो रिलेटेड लोग थे नो डाउट नासिर शिराजी साहब ने आपने बहुत खूबसूरत वो किरदार निभाया। उस पर ज़रूर हम बात करेंगे कि कितनी मेहनत दरकार थी, किस तरह से इनकी शक्ल तो मिलती थी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के साथ, लेकिन उनके किरदार में इन्होंने खुद को कैसे ढाला, किस तरह से उनकी आदतों का उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई होगी कि किस तरह से इस तमाम ड्रामे को बनाने के लिए इन्होंने अपना काम किया है। मुझे ये बताइएगा कि वो लम्हा, वो वाक़या, क्योंकि चाहे आपका दिल जितना भी बड़ा है, मैं बिल्कुल देख रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन वो लम्हा कि जब ये खबर आती है उस वक्त किस तरह से इंसान खुद को कंट्रोल करे, किस तरह से खुद को संभाल सके? उस वक्त एक तो अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह की तरफ से एक होता है ना कि बंदा हिम्मत हौसला आता है कि गिरा हुआ इंसान एकदम उठ जाए। अब ये एक तो चीज़ है कि दूसरी बात ये कि औलाद का तो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चों को कुछ होगा। बच्चा तो जरा सा ठोकर लग के जी हाँ, तो माँ और ये मैं, आप यकीन करें, मैं बच्चों के मामले में इतनी वो मतलब किया, सारी उम्र के बच्चों ने स्कूल जाना, पीछे खड़े होके पढ़ के फूंकना, या अल्लाह खैर खैरियत से आए। जवाब जब आता होता था तो बाइक वो चलाता था, तो मुझे इतना खौफ आता था, या अल्लाह बाइक बड़ी डेंजरस चीज़ है, ये ना चलाए, ये ना चलाए। मतलब हर लिहाज से 10 मिनट अगर वो अकेडमी से वापसी पर रात को लेट हो जाता तो मैं बाहर निकल के खड़ी हो जाती थी कि मेरा बेटा भी तक नहीं। अच्छा, जब मुझे चला गया ये, खैर से उसके कोर्स बड़े शानदार हुए, वहाँ PMA में भी उसको गोल्ड मेडल मिला, साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो ये फिर इसकी वो आई, सबसे पहले इसकी पोस्टिंग आई थी जेलम में, उसके बाद ये उकाड़ा, 3 साल 3 महीने उधर उकाड़ा रहा। फिर एक दिन आया तो पी लीव पे आया, तो मुझे उसे आने से पहले फ़ोन करके कहता है अम्मी जी मेरी पोस्टिंग गिलगित हो गई है। तो ये जब से गया तो मेरे जहन में ये था कि ये सियाचिन ना जाए, मुझे खौफ आता था कि उस साइड पे जाएगा कुछ हो जाएगा। तो लेकिन बीच में हौसला भी बड़ा, खुशी भी बड़ी कि आर्मी में है, लेकिन एक अनजाना सा खौफ भी था मेरे अंदर। खैर ये आ गया पी लीव पे, तो आके कहता अम्मी जी मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। तो मैं कहा पुत्र ये तो बड़ी दूर है। कहती कोई बात नहीं, आपको गर्मी लगती है, वो ठंडी जगह है तो आप उधर आया करेंगे। ठीक है जी। एक महीना रह के वो चला गया। वो थी वो 30 मई को 99 को लाहौर से डाइवो के ज़रिए वो पिंडी गया। 31 मई की सुबह 7 बजे की उसकी फ़्लाइट थी स्कर्दी। वहाँ पहुँच के उसका मुझे फ़ोन है, अम्मी जी मैं पहुँच गया हूँ। तो मैं कहा पुत्र अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। कहता अभी नहीं पता कहाँ भेज रहे, मैं आपसे इन टच रहूँगा। चला गया। खैर से उसके बाद कभी हफ्ते बाद, कभी 4 दिन बाद फ़ोन आता रहा। बीच में ऐसा भी हुआ कि 10-10, 15-15 दिन कोई नहीं हुआ, रब्ता नहीं होता। अच्छा, मेरे जहन में भी नहीं था कि उधर कोई वॉर है या कारगिल वॉर कोई चीज़ है, बस यही था कि गिलगित में। अच्छा, तो उन दिनों फिर ये मई जून का महीना गुजर गया। 26 जुलाई को उसकी शहादत हुई थी। तो वो अच्छा मुझे 24 जुलाई को ना, हाँ जी 24 जुलाई को उसका लास्ट फ़ोन आया मुझे। दोपहर का टाइम था। अम्मी जी कैसी है ये वो। तो मैं एकदम जैसे चीख मार के इंसान और होता है, मैं कहती पुत्र तुम आ जाओ, क्योंकि उन दिनों कर्नल शेर की भी आ रही थी बॉडी और काफ़ी हालात मतलब इस तरह के। तो मैं बड़ी डरी हुई थी। तो मैंने कहा पुत्र आप एक दफ़ा आ जाओ। अम्मी जी नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त कहीं जब ये ऐसी शहादतों की खबरें आ रही थी तो कभी कोई ऐसा लम्हा था कि दिल में आया हो कि मेरा बेटा अब के वापस खैरियत से आए तो फिर मैं इसे कहूँगी कि तुम इतने ख़तरनाक कोशिश करो कि ना जाओ, इतने ख़तरनाक? नहीं, देखिए जी ये अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था इतना हौसला। मैं नहीं चाहती थी कि वो छोड़ के बैठ जाए। मैं तो चाहती थी बहादुर बेटा है मेरा जाए, लेकिन मुझे ये था कि एक दफ़ा के मुझे मिल जाए। इस तरफ चारों तरफ से खबरें आ रही हैं तो पता नहीं कैसे हालात हैं, तो मैं एक दफ़ा के मिल जाए तो बाकी अल्लाह के सुपुर्द। जब भेज दिया तो फिर अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह रखवाली करने वाला। उसके बाद खैर 24 जुलाई थी
तो दोपहर को उसका फ़ोन आया तो अम्मी जी क्या करी है, वो तो कहता नेक्स्ट मंथ मेरी आ रही है छुट्टी। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन बंद हो गया। 25 गुजरी, 26 को मैं असर की नमाज़ पढ़ के जाए नमाज पे ही बैठी हुई थी तो मुझे फ़ोन आ गया GHQ से। जी कोई कर्नल साहब थे कि जी मैं बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं कैप्टन काजी जवाद की वालदा बात कर रही हूँ। कहते जी देखिए आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ। जब उसने इतना कहा ना तो मैंने कहा कर्नल साहब मुझे बताएं जवाद कहाँ है। एकदम अंदर का जो खौफ था ना मेरा वो निकलने लग गया। तो मैंने कहा कर्नल साहब मुझे बताएं जवाद कहाँ है। कहते जी देखिए जो होती है ना फौजियों की माएँ वो बड़ी शेर दिल होती हैं, तो ऐसे होता है। तो बस मैं कहा कर्नल साहब मुझे बताएं। अब मैं एक ही रट के मुझे बताए। तो कहते हैं कि जी असल में उसको शेल लग गया तो वो जख्मी है। अच्छा उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चला, मैं रोई चलाई क्या हुआ। बच्चियों ने अपने फादर को फ़ोन कर दिया, वो आ गए। उन्होंने आते ही वो उकाड़ा फ़ोन किया, उकाड़े में था ना वहाँ से गया था, वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ से कोई सिपाही बोला। इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि जी आप करवाएं, अपने CO साहब से बात करवाएं। कहते जी वो तो कुरान खानी में गए हैं। कहते क्यों? कहते जी वो हमारे ऑफिसर हैं कैप्टन काजी जवाद, तो वो शहीद हो गए। बस रिसीवर रखा उन्होंने और बाहर जाके चले गए। अब मैं पीछे से आवाज़ें दे रही हूँ, मैं कहती हूँ क्या हुआ कि मुझे नहीं पता। 26 का दिन गुजर गया। उन दिनों मेरे ये दामाद अपना टेन्योर कंप्लीट करके आए थे, वो भी उधर ही थे। तो वो 2 साल से उधर थे मंगनी के बाद के। तो ये अपना टेन्योर कंप्लीट करके आ गए। तो मैंने देखा, थोड़ी देर बाद देखा तो वो आ गए मेरे दामाद, ससुराल आ गए। एक और बेटी की मंगनी की थी उनके ससुराल। तो मैं सबको देख रही हूँ कि इनको कैसे पता चला कि जवाद ज़ख्मी हो गया। अच्छा साजिद आया तो मैंने उसको कहा, मैं कहा साजिद ये देखो क्या हो गया पुत्र, चलो चलते हैं। तो हौसला दे रहा, कहता आंटी जी वहाँ का मौसमी हालात ठीक नहीं है, तो वो ज़ख्मी है तो उसको पिंडी लेके आ रही है। मैं ना पिंडी चलेंगे। खैर पूरी रात गुजर गई, सुबह होते ही मैं आपको ले जाऊँगी। सुबह हुई तो वो मैंने कहा साजिद चलो। कहते आंटी नहीं उसको लाहौर ला रहे हैं, हमने उनको कह दिया कि जितनी दूर हम नहीं आ सकते तो आप लाहौर ले आए। तो आज वो लाहौर पहुँच। आपको नहीं बताया? नहीं मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे जिस तरह का एक क्राउड मेरे घर में जमा हो गया ये था। लेकिन मैं कहती थी कि अल्लाह ना करे से मैं कोई बात सुनूँ ना। जितना मर्जी दिलेर दिल हो, जितना मर्जी इंसान बहादुर बन जाए, लेकिन अच्छा वो 27 होगी। 27 को शाम को टाइम मेरे बड़े भाई आए अल्ताफ़ अहमद कुरैशी, तो वो आए तो उन्होंने, मैं ड्राइंग रूम में जा रही तो मेरे कानों में आवाज़ आती है कि तू यार बता दो कितनी देर तुम छुपाओगे। इतनी देर में ना बच्चियों की चीखने चलाने की आवाज़ है। मैं गई तो मेरे भाई मेरे पास आ गए, कहते देखो मैं बाप की जगह पे हूँ, बड़े हौसले वाली हो तुम ये। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई मैं बिल्कुल बस उनकी, मुझे ऐसा लग रहा बातें कोई कर रहा है और मुझे कोई सेंस नहीं, बस गुमसुम मैं बैठी हूँ। 27 का दिन गुजर गया। 28 को सुबह 10 बजे उसकी बॉडी। फिर उस दिन CCA में चले गए सीधा। फिर असर के वक्त 3 बजे वो लाए। उसके बाद क्या बात है। और मैं यकीनी तौर पर ये इनकी तमाम बातें सुनते हुए मुझे खुद अपनी अम्मी की जो है वो चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था कि ज़रा सा हम लोग घर नहीं पहुंचते ऑफिस से तो फ़ौरन से पहले हमें कॉल आती है कि तुम लोग नहीं आए। यकीनी तौर पर मैं सलाम पेश करती हूँ इनको भी और अपने वतन की तमाम माओं को, इनके हौसले इतने बुलंद। इबादत आपसे कहूँगी कि इनके बेटे हमारे तमाम शोधा को ए राहे हक के शहीदों हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। एक तराना मेरे और ज़हन में आ रहा है जी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़रूर आपकी इजाज़त से वो पेश करूं। ज़रूर ज़रूर बात। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे।
देण मेरे दाता दी नाए में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं मुल दे के जोली पाए नी एडा सस्ता माल नहीं कि तू जाके मंग ले आए नी सौदा नकद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे सन फागने ना मामा दे। ये माँ जी आपकी नजर में कर रहा हूँ ये शेर। सन फागने ना मामा दे जिन्ना मामा दे जाए ने तन फागने पैन फरावा दे जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने मान ने माना वालियां दे नहीं इस दी तैनू सार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे ए शेर बहादुर गाजी ने ए शेर बहादुर गाजी ने ए किसे कोलों भी कर दे नहीं इना दुश्मना कोलों की डरना मौत कोलों भी डर दे नहीं अपने देश दी इज्जत तू जान अपनी दे दे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। तौर पर शोहदा को गाजियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन हमारी कौम की माओं को भी सलाम है कि जिनके हौसले इतने बुलंद हैं। नासिर शिराजी साहब, किरदार में आपकी, जैसा कि मैंने कहा कि शक्ल तो हूबहू तकरीबन मेजर अजीज साहब से मिलती थी, लेकिन किरदार में कैसे ढाला, कितनी मेहनत की आपने? जी बहुत मेहनत की। मुझे पढ़ने का बहुत मौका मिला, मेजर साहब शहीद की ज़िंदगी को, उनके कारनामे को समझने का बहुत मौका मिला। और जो सबसे हैरान कुन चीज़ मेरे सामने आई वो ये है कि तमाम आलम इस्लाम, कोई शख्स दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहा है और तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो जंग बदर से लेके और करबला तक का जो मार्का है, इसमें जो जिस तरह जानों की कुर्बानी दी गई है, जिस तरह दिफा किया गया है नज़रियात का और अल्लाह ताला के अहकामात को बचाने की जिस तरह कोशिश की गई, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो अफवाज पाकिस्तान के जितने अफसर हैं, जितने जवान हैं, बुनियादी तौर पे वो यहीं से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। तो मेजर अजीज़ भट्टी जो हैं वो इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा। परफेक्ट सोल्जर का जो मयार हम तसव्वुर कर सकते हैं वो उस पर पूरे उतरते थे। तो इतने बड़े शहीद का जब किरदार ऑफ़र हुआ तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी और मुझे खुद से ये फैसला करना था कि मुझे इस किरदार के साथ इंसाफ करना है। लिहाजा उसके लिए ट्रेनिंग के मराहिल भी थे, टीचिंग के मराहिल भी थे और मैंने लातादाद उन ऑफिसर्स को इंटरव्यू किया जिन्होंने मेजर साहब शहीद के साथ सर्व किया। उनके सीनियर्स थे, उनके जूनियर्स थे, जो भी उस वक्त हयात थे।
उन सब हजरात ने मेरी खासी रहनुमाई की। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने इकट्ठे काम किया, इकट्ठे सर्व किया, कई कोर्सेज इकट्ठे किए और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर वो फैमिली फ्रेंड बन गए। तो हमारे ख़ानदान का मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था। तो मेरे साहब शहीद की वालदा, उनकी बेगम, उनके बच्चे, ये सब लोग जो हैं, इनके साथ मिलने से भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साहब शहीद शख्सियत क्या थे। फिर मैं क्रेडिट दूंगा अपने डायरेक्टर को, सलीम ताहिर साहब को, असगर नजीम सैयद साहब जो राइटर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। और वो तमाम टीम, देखिए ये टीम वर्क होता है ना, कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी मिशन है, कोई भी कारनामा है, उसके पीछे एक फर्द नजर तो आता है। शिराजी साहब, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा मिशन था और जो टीम ने बहुत खूबसूरती से निभाया। इस पे हमने मजीद भी बात करनी है। वादत रमीज, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे शोधा को इतने खूबसूरत अंदाज में आपने ट्रिब्यूट पेश किया है। ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं। कुछ शोधा की फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि 6 सितंबर की शाम लाहौर जिमखाना में इशाया करेंगे और महफिलें सजाएंगे। ये कहना था भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल JN चौधरी का। ये 1965 की बात है। 1965 में जिमखाना आज का बाग़े जिना हुआ करता था और यहीं भारतीय फौज ने लाहौर फतह करने के बाद जश्न मनाने का प्लान बना रखा था। 1972 में लाहौर जिमखाना यहाँ से मौजूदा जगह पर मुंतकिल किया गया। 1980 में इस आलीशान इमारत को कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में बदल दिया गया। लेकिन हमारे जो फौजी जवान थे, उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम तो खाक में मिलाए, लेकिन ये जगह भी हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। इस हवाले से हमें बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइए। अगर 6 सितंबर 1965 की बात की जाए तो जिसे आज हम यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ताकि 1965 की जो है वो उसकी यादों को ताज़ा रखा जा सके। भारत की जानिब से या इंडिया की जानिब से जो है वो 6 सितंबर को लाहौर पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर हमला किया गया और प्लान जो था इंडियन आर्मी की जानिब से वो कुछ इस तरह तरतीब दिया गया था कि रात के अंधेरे में हमला किया जाएगा और सुबह सवेरे तक लाहौर को फतह करके उस वक्त के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्हें लाहौर की सड़कों पर जो है इंडियन आर्मी सलामी देगी और शाम के वक्त लाहौर जिमखाना क्लब में जो है वो अशाया जो है वो किया जाएगा, पार्टी की जाएगी। लाहौर जिमखाना जो है वो 1965 में ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की आलीशान बिल्डिंग जो है वो 1965 में ये लाहौर जिमखाना था और इसी के अतराफ और इसी के लॉन में बैठकर जो है वो इंडियन आर्मी अफसरान की जानिब से जो है वो पार्टी की ख्वाहिश का इजहार किया गया था, जो कि आज तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। लाहौर जिमखाना की तारीख के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि 1878 में जो है वो ये यहाँ पर लाहौर जिमखाना बनाया गया, जहाँ पे ब्रिटिश दौर के इंडियन अफसरान जो हैं वो ब्रिटिश अफसरान के लिए जो है वो यहाँ पर ख़ास जो है वो शाम के टाइम पार्टी सज जाती थी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो 6 सितंबर 1965 की याद को ताज़ा किए हुए है। अजीम फतह को जो है वो हर साल 6 सितंबर के दिन जो है वो याद किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस तारीखी जगह के बारे में हमें बता रहे थे और यहाँ पे तकारीब भी होती है, आपने हमें ये भी बताया है। नाज़रीन, जो भारतीय फौज थी उन्होंने तो बड़ा प्लान बनाया था जी नाश्ता करेंगे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने ऐसा नाश्ता कराया कि आज तक उनका वो जायका नहीं जा रहा उस हार का, उस शिकस्त का। आप कुछ कहना चाहेंगे 1965 की जंग के हवाले से, कुछ वाक़यात याद हो या सुनाओ? 1965 की जंग में मैं छोटी थी, मतलब याद है, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ ना जी, मेरे अम्मी वगैरह पेशावर के पठान फैमिली, तो मुझे याद है उस वक्त उम्र मेरी छोटी, मतलब स्कूलिंग का ज़माना था जी। तो पेशावर में, लाहौर में तो पहले जंग स्टार्ट हो गई थी, पेशावर में थोड़े अरसे बाद, मतलब कुछ दिनों बाद बमबारी वगैरह जो होती थी तो वो हम लोग देखते थे, वो खंदकें खोद रहे हैं तो जी जंग शुरू हो गई है, किसी वक्त हमला हो सकता है, ये हो सकता है। बस मुझे इतना ही याद है, इतना, इससे ज्यादा नहीं। बच्चे थे, पता नहीं था, लेकिन जब आप बड़ी हुई फिर मालूम हुआ कि ये हमने क्या यादगार लम्हे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब 65 की वॉर हुई थी ना, उसके बाद जब मेजर अजीज भट्टी साहब शहीद हुए थे, तो आप यकीन करें कि हम लोग स्कूल में बैठे ना, बुक्स में उस जमाने में तो बड़ा ही होता था ना, ये मतलब ऐसे लोग अभी तक पढ़ते हैं जी।
तो मुझे मैं इतने फ़ख्र से ना तो उनके ना मैं यूँ पिक्चर पे ना यूँ हाथ फेरती थी तो मैं कहती थी किस कदर खूबसूरत इंसान, लेकिन ये किधर चला गया, इसकी बीवी बच्चों पे क्या बीती होगी, तो क्या होगा। लेकिन मुझे मतलब मेरे जहन में एक आइडियल सा बन गए वो। अच्छा, जंग सितंबर का एक सबसे खूबसूरत पहलू ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सोसाइटी के जितने तबकात हैं उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। उसमें अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना उनके पीछे तो ये खड़े थे, लेकिन इन्होंने भी अपना रोल जो है वो बेमिसाल अंदाज में अंजाम दिया और ये तारीख का बहुत ही दरख्शां बाब है। जब जवाद की शहादत हुई तो नासिर साहब भी तशरीफ लाए थे, तो वो मुझे बाद में तो उस वक्त तो मैं अपने मतलब एक किस्म के हालात ऐसे, बाद में मुझे पता लगा कि जी नासिर, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की कि मतलब ऐसे मेजर अजीज भट्टी भी इनको प्ले में मैंने देखा और फिर बड़ी बात ये कि जवाद की शहादत पे भी आए। अच्छा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी समीना साहिबा। हम तो जब छोटे छोटे थे और अजीज भट्टी शहीद हमेशा हर 6 सितंबर पे लगता है, आज तक लगता है, अभी भी वो ड्रामा प्ले किया जाता है, तो हम लोग सच में ये समझते थे कि शायद यही मेजर अजीज भट्टी शहीद जो है ना ये रियल में है और ये सब कुछ रियल में हुआ था, क्योंकि बच्चे थे पता नहीं था। के जो छोटे बेटे उनका नाम है जावेद इकबाल, उनका एक फिक्रा बड़ा खूबसूरत है। मेरे साहब की शहादत के वक्त जावेद इकबाल साहब की उम्र जो थी वो 6 माह की थी। तो कहने लगे कि मुझे तो ये प्ले देख के मालूम हुआ कि मेरे वालिद क्या शख्सियत थे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है, बिल्कुल बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। ये जो ड्रामा है उसको बनाने वाली पूरी टीम के लिए, मेरे लिए तो खैर है ही, मैं समझता हूँ, बट इट वाज अ टीम एफर्ट। तो ये सब के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जी नन्ही हादिया हाशमी, जो कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं और इसके साथ साथ वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर मजीद अच्छी हो गई। अच्छा, हमें क्या सुनाने वाली हैं, किस अंदाज में हमारे शोहदा को खराज अकीदत पेश करने वाली हैं? अभी मैं आपको मैडम का तराना ए रहा है अक्का शहीदों सुनाऊंगी। वैसे तो मैडम नसीम बेगम ने भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए जी आगाज कीजिए। ओवर टू यू। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोल अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फसाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। क्या बात है हादिया, क्या बात है। अच्छा जी, मुशीर काज़मी साहब हैं, बड़े जबरदस्त शायर थे। मुशीर काज़मी साहब ने ये लिखा जी जी, और नसीम बेगम साहबा ने गाया और खूब गाया। मैं और नासिर साहब ये जो लगाने आग जो आए थे आशियाने को, और फिर शोहदा को जो ट्रिब्यूट पेश कर दिया है कि वो शोले अपने लहू से बुझा दिए। नासिर साहब, ड्रामा बना मेजर अजीज भट्टी शहीद साहब का, कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत हुई, दिन रात काम किया, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा? इसमें जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी जो पहली सिलेक्शन हुई थी वो 1984 में हुई थी। उसके बाद किसी वजह से प्रोजेक्ट ना बन सका। फिर हर 2 साल के बाद इत्तला आती थी कि जनाब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, लिहाजा फिर काम शुरू हो जाता था। करते करते वो 95 आ गया, 96 आ गया। तो उसके बाद फिर मिलिट्री एकेडमी काकूल में इसकी शूटिंग हुई, जो पासिंग आउट परेड से हमने लिया। मेजर अजीज भट्टी की पासिंग आउट है और फिर उसमें आपने वो टुकड़ा देखा होगा कि लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम जो थे वो उनको सोर्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। उसके बाद मेरे साहब शहीद का गांव है लादियाँ, उसी गांव में जो उनकी हवेली है उसी में वो दफन है, वहीं पे उनका मज़ार है।
कि वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग थी, फिर हम उसमें इन्फेंट्री स्कूल दिखाते हैं कोयटा का। उसके बाद जो मेन सीक्वेंस है वॉर का, वो लाहौर बॉर्डर है BRB के किनारे जहाँ पे ये जंग लड़ी गई। तो सबसे मैं समझता हूँ कि जो तवज्जो तलब काम भी था और मुश्किल भी था, वो वॉर सीक्वेंस को पिक्चराइज करना था। तो बहुत मेहनत की गई, हर शख्स का बड़ा रोल है। ISPR की एक सर्विंग ऑफिसर्स की एक टीम आई हुई थी, इसी तरह PTV को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे जो डायरेक्टर थे सलीम ताहिर साहब, वो थे, और मिसबा ख्वाजा एक नाम है जो उसके एडिटर थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से हट के इस प्रोजेक्ट में बड़ा रोल प्ले किया, बहुत एफर्ट है उनका। इसी तरह कुछ बच्चे हैं जो मेरे बच्चे का रोल उसमें कर रहे हैं, उन बच्चों की उम्रें यही थी, जैसे ये हमारी नन्ही फनकारा बैठी हैं, ऑलमोस्ट यही एज ग्रुप था। तो इन बच्चों का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल नासिर शराजी साहब, ये आपने हम तो जब देखा करते थे इस फील्ड में नहीं थे तो लगता था कि बस ड्रामा है, प्ले है, ये ऐसे ही बन जाता है, टीवी पे जो चीजें चल रही हैं ये बस ऐसे ही आराम से चल रही हैं, लेकिन पीछे बहुत मेहनत। अच्छा जी, उसकी खुसूसियत ये है कि उसमें वो सिर्फ कहानी नहीं है, उस ड्रामे में एक तो ये कि सेट को इस्तेमाल नहीं हुआ, तमाम ओरिजिनल लोकेशन, यानी जो वाकया जहाँ पे पेश आया उसको वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो तमाम सच्चे वाकया, वो जीती जागती एक मेरे साथ शहीद ने जो मजीद भी सर इस पे हम बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक पे मैंने जाना है, वापस आते हैं मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 6 सितंबर 1965 के दिन पाक अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाक फिजाइया के बहादुरों ने फिजाओं की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम तारीख का हिस्सा बन गए और आज भी जिंदा हैं। उनकी याद में शहर लाहौर में एक जगह पर उनका तैयारा भी नस्ब किया गया है, जबकि 1965 की जंग की अगर हम बात करते हैं कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर उस 65 की जंग में जो तैयारे इस्तेमाल किए गए थे वो नस्ब किए गए हैं और उन यादों को आज तक जिंदा रखा गया है। इसी तरह एक जगह पर हमारे नुमाइंदा सरफराज खान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और 1965 की जंग के हवाले से क्या डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जी सरफराज बताइए। जी बिल्कुल, 6 सितंबर 1965 की अगर बात की जाए तो दुनिया बिल्कुल इस तारीख को नहीं भूलेगी, बिलखसूस भारत इस तारीख को बिल्कुल नहीं भूलेगा कि जब भारत की जानिब से 5 और 6 की दरमियानी शब को लाहौर में सबसे पहला अटैक किया गया और जो पाकिस्तान की बर्री अफवाज है उनकी जानिब से इस अटैक का जवाब दिया गया। और अगर बात की जाए पाक फ़ज़ाइया की, 6 सितंबर 1965 MM आलम को तारीख का हिस्सा बना लिया गया है। मोहम्मद महमूद आलम स्क्वाड्रन लीडर की अगर बात की जाए तो F-86 तैयारा लेकर 6 सितंबर को इनके जानिब से उड़ान भरी गई और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनकी जानिब से स्क्वाड्रन को लीड किया गया। लीड करते हुए 1 मिनट में सबसे ज़्यादा तैयारों को गिराने का रिकॉर्ड भी इनके जानिब से बनाया गया, जो आज तक जो है वो तारीख का हिस्सा है। MM आलम का जो म्यूज़ियम के हवाले से अगर बात की जाए तो म्यूज़ियम में इनकी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो मौजूद हैं। जितने भी अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, तैयारों को देखते हैं, सल्यूट पेश करके यहाँ से गुजरते हैं। तमाम तर तारीख एक दफ़ा फिर ताज़ा हो जाती है जब ये तारीख दोबारा लौट कर आती है तो MM आलम की याद दिलाती है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और कुछ तारीख के पहलुओं पर आपने भी रोशनी डाली है। जब भी MM आलम की बात होती है, मोहम्मद महमूद आलम साहब की बात होती है तो यकीनी तौर पर उन्होंने सबसे कम वक्त में इतने जंगी तैयारे मार गिराए थे कि वो एक मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम शामिल है। हमें ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे, आपने 2 बेटों को वतन की खातिर कुर्बान किया है, एक तो आपके बेटे और दूसरे आपके दामाद। बेटे के दुख के बाद मेरा ख्याल आप सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कोई गम दोबारा मिल सकता है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। तो वो जब साजिद की शहादत हुई और हमें जवाद की शहादत के बाद साजिद ने जब भी आना तो हमारे घर में इतनी खुशी की लहर उठनी कि जी लगता था जवाद आ गया। इंतहाई डिसेंट मेरे दामाद, अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे दामाद बहुत अच्छे, एक से एक बढ़ के।
माशाल्लाह। तो वो उसने आना साजिद ने, तो हमें ऐसा लगना जवाद आ गया, वैसे ही खातरें हो रही है, वैसे ही उसने बैठ जाना हमारे पास, अंकल ये ऐसी बात हो गई, आंटी ऐसी बात हो गई। बहरहाल लेकिन जब वो, और अल्लाह का शुक्र है फैमिली उसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी, बेटी है मेरी स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह उसके आगे से। तो जब साजिद मतलब हम तो उसके इतने वो हो गए थे, हमें लगता था कि बस ये जवाद की जगह इसने ले ली है, इतना वो नाइस, इतनी मोहब्बत का इजहार और घर में। इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जी तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तलत साहब बताइएगा हमें कि 1965 के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से, आप सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये याद करना चाहिए कि हमारे जवान, हमारे सिविलियंस की जो कुर्बानियां हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है अभी भी आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। और जिस किस्म की कुर्बानियां हमने दी हैं, और ये भी हमें याद करना चाहिए कि वो जंग जो हुई उसमें किस तरीके से हमारे खास तौर से यंग ऑफिसर्स और जवान जो थे उन्होंने कुर्बानियां दी, और मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए, और किस किस्म की जारियत इंडिया ने की, और कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये जो जंग हुई असल में ये कश्मीर के ऊपर ही एक लिहाज से हुई, और इससे जाहिर होता है कि इंडिया की किस किस्म की डिजाइन हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और एक लिहाज से उसका ये ख्याल था कि वो पूरे पंजाब के ऊपर हावी हो जाएगा, सिंध पर हावी हो जाएगा, और पाकिस्तान जो इंडियन मिलिट्री है वो पाकिस्तान फौज के ऊपर उबूर हासिल कर सकेगी। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने और हमारी फौज ने, हमारे सिविलियंस ने जिस किस्म से उनके अज़ाइम को एक तरीके से पस्ता कर दिया और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानें दी, वो मेरे ख्याल में कभी हम उसको भूल नहीं सकते। एक तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया जाए, इसलिए कि इंडिया के अज़ाइम आज भी वही हैं जो 1965 में थे। दूसरी बात यह है कि हमें अंदरूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से हर तबके में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अंदरूनी लिहाज से मजबूत होगा तो उसको दुनिया की हिमायत भी हासिल होगी और दिफा भी उसका मजबूत होगा। उसकी जी बेशक तलत साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। सर 1965 की जंग की बात करें या उसके बाद की बात करें, अभिनंदन वाले मामले की बात करें, भारत तो ऐसा दुश्मन है कि मुसलसल ताक लगाए रहता है, लेकिन हमारे पाक फौज के जवान हमेशा ऐसे डटकर आगे खड़े रहते हैं कि वतन अजीज पर आंच नहीं आने देते। कितनी मिसालें पेश कर दी हैं ऐसी। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी आप देख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से, देखिए इसकी मुशाहदा होता है इंडिया की जो सोच है और जो इंडिया की अज़ाइम है कि मुसलसल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी मगरबी मशरकी सरहद पर, वो मुसलसल आप देख रहे हैं कि वो एक्टिवेट हुई भी है। 1.5 साल से कोई दिन नहीं है जो इंडिया हम के ऊपर हमला नहीं करता, वहाँ कैजुअलिटीज नहीं होती, गरीब सिविलियंस और फौजी जो हैं वो शहीद नहीं होते। इसके अलावा आपने देखा कि वो अफगानिस्तान में भी हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं मगरबी सरहद के ऊपर। इसके अलावा आपने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी तौर से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। और अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद मूव की है कि कश्मीर का मामला जो है वो खत्म किया निकाला जाए। तो इस किस्म से पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव और कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म जो है वो उनका जारी है। और जो अफसोसनाक बात है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर जिस किस्म का रद्द अमल आना चाहिए था वो हमारी तवक्कुआत से बहुत कम है। इसकी वजह ये है कि ज्यादातर ममालिक जो हैं
वो आपने देखा कि अपनी ज़रूरियात की बिना पर, मसलियत की बिना पर पॉलिसीज बनाती हैं, ना कि उसूलों पर। तलत साहब, आपने कौम की बात की है, यकीनी तौर पर 65 की जंग की बात करते हैं या फिर आज के हालात की हम बात करते हैं तो हमारे फौजी जवान तो सरहदों पर मौजूद ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी कौम है वो हमेशा पाक फौज के साथ ऐसे मौजूद रहती है कि जैसे अभी उनको मौका मिले तो वो भी सरहदों पर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसमें तो कौम में तो बेइंतहा जज्बा है और रहेगा, और हर इंच को दिफा करने के लिए जैसे माजी में उन्होंने किया है अभी भी तैयार है। लेकिन कहना यह है मुझे कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ दिफाई तो, अगर आप दिफाई तौर से मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ हमें अपनी इक़्तिसादी और माशी हालत को भी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम भी लाना बड़ा जरूरी है। बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मजबूत होता है। तलत महसूद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर हर बच्चे को, हर नौजवान को अपना किरदार निभाना होगा। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए फौज तो सरहदों पर लड़ती है, अमन कायम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है वो हम जैसे, आप जैसे नौजवानों के साथ करनी है। मुझे अपने प्रोग्राम से इजाज़त देनी है, अपने मेहमानों से मैं इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। नन्ही हादिया हमारे साथ मौजूद रही। हादिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप हमें कोई एक और वतन अजीज़ के लिए तराना सुनाएं। कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन आप 6 सितंबर के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर देख पाएंगे। मंडे को मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। ओवर टू यू हादिया। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, कौम के जरिए पासबानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवान।